दुनिया अपडेट हो रही है, लेकिन आप पीछे रह गए तो मत घबराइए। हम लेकर आए हैं आज की सबसे जरूरी ग्लोबल अपडेट्स, ताकि आपका दिमाग भी रोज अपडेट होता रहे बिना किसी सिस्टम क्रैश के। अगर लगा कि ये अपडेट्स आपके माइंड को थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना कौन सा देश आपको सबसे दिलचस्प लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ से आयातित सभी वस्तुओं पर 50% और विदेशी निर्मित स्मार्टफोनों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर विदेशी छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन एक न्यायाधीश ने इस आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस बीच अमेरिका और हौथी विद्रोहियों के बीच 6 मई को एक संघर्ष विराम समझौता हुआ, जिससे यमन में अमेरिकी हवाई हमले समाप्त हो गए। चीन ने येलो सी में एक नो सेल जोन घोषित किया है, जिससे दक्षिण कोरिया ने नौवहन सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा चीन ने अपने बीडो नेविगेशन सिस्टम में भारी निवेश किया है, जिससे वह जीपीएस को जाम करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि चीन 2035 तक अपने सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को नियंत्रित करने की योजना बना रहा है। रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे कम से कम 14 लोग घायल हो गए। हालांकि रूस और यूक्रेन ने सैकड़ों कैदियों का आदान प्रदान किया है, जो युद्ध के दौरान पहली बार हुआ है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के भविष्य के शांति समझौते में कुछ शर्तें रखने की मांग की है, जैसे कि यूक्रेन में नाटो समर्थक सरकार का गठन न हो। भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कोविड महामारी और गलवान संघर्ष के बाद से निलंबित थीं। इसके अलावा भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में 9 आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमले किए, जो 1971 के बाद से सबसे गहरे हमले माने जा रहे हैं। जर्मनी ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। ओसाका में एक्सपो 2025 चल रहा है, जो 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगभग 28 मिलियन आगंतुकों की उम्मीद है। जापान सरकार ने विदेशी आगंतुकों के लिए अमेरिकी शैली की प्रवेश प्रणाली अपनाने की योजना बनाई है, जिससे अवांछित आगंतुकों की पहचान की जा सके। इसके अलावा जापान के निप्पॉन स्टील और अमेरिका के बीच साझेदारी को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सराहा है। 23 मई को हैम्बर्ग के केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर एक 39 वर्षीय महिला ने चाकू से हमला किया, जिसमें कम से कम 17 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में कोई राजनीतिक या आतंकवादी मकसद नहीं पाया गया है और यह माना जा रहा है कि हमलावर मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रही थी। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हांगकांग के छात्रों की स्वतंत्र स्कूलों में संख्या में 6% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण 20% वैट की शुरुआत है। फ्रांस कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का समापन समारोह आज 24 मई शाम 6:40 पर फ्रांस 2 चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष की पुरस्कार विजेता फिल्मों की घोषणा की जाएगी। ब्राजील प्रसिद्ध ब्राजीली फोटोग्राफर और पर्यावरणविद सेबास्तियाओ सल्गाडो का 81 वर्ष की आयु में 23 मई को पेरिस में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की पुष्टि उनके द्वारा स्थापित संस्था इंस्टीट्यूटो टेरा ने की है। कनाडा किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला 26 से 27 मई को कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, जिसमें वे 45वीं कनाडाई संसद का उद्घाटन करेंगे और सिंहासन भाषण देंगे। यह यात्रा कनाडा की संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इटली ने अवैध प्रवासियों की मातृभूमि में वापसी के लिए 2 करोड़ यूरो यानी लगभग $22 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। यह पहल अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया के साथ मिलकर प्रवासियों की स्वदेश वापसी को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए है। इस योजना के तहत लगभग 3,300 कमजोर प्रवासियों को उनके देशों में सुरक्षित और स्थायी रूप से पुनः स्थापित किया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स में भीषण बाढ़ ने अब तक 5 लोगों की जान ले ली है और व्यापक तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। सरकार ने 19 स्थानीय सरकार क्षेत्रों में आपदा सहायता प्रदान की है और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ने कई बचाव अभियानों में सहायता की है। दक्षिण कोरिया ने 2025 के लिए अपनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 1.5% तक घटा दिया है और ब्याज दर को 2.75% कर दिया है। यह निर्णय अमेरिका द्वारा स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स पर लगाए गए टैरिफ और राष्ट्रपति यून सुकयोल द्वारा पिछले वर्ष घोषित मार्शल लॉ के प्रभावों के कारण लिया गया है। तुर्की 19 मार्च 2025 को इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हैं, जो सरकार के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। सरकार ने अब तक लगभग 2000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।
सऊदी अरब और भारत ने ऊर्जा, रक्षा उद्योगों और पेट्रोकेमिकल्स सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों में सहयोग और समन्वय को मजबूत करेंगे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। इजराइल गाजा में इजराइल के सैन्य हमलों में 76 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि उत्तरी गाजा में मानवीय सहायता अब भी नहीं पहुंच पाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन हमलों को मृत्यु और विनाश के भयानक स्तर के रूप में वर्णित किया है। स्पेन एंडालुसिया में चल रहे यूरो बीच सॉकर लीग 2025 के दूसरे दिन स्पेन और पुर्तगाल ने प्रभावशाली जीत दर्ज की, जबकि महिला वर्ग में यूक्रेन और चेक गणराज्य ने जीत हासिल की। इंडोनेशिया सरकार ने घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कर राहत और नकद हस्तांतरण शामिल है। स्वीडन के एक व्यापारिक संघ और एनवीडिया ने मिलकर एक नई एआई फैक्ट्री स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना को मजबूत करना है। नीदरलैंड्स के हेग शहर में 24 से 26 जून 2025 तक नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों के प्रमुख रक्षा और सदस्यता मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में 2025 यूरोविजन गीत प्रतियोगिता की मेजबानी की घोषणा की गई है। यह आयोजन 13, 15 और 17 मई को स्टैम जैकोब्स हाले एरिना में आयोजित होगा। यह पहली बार है जब स्विट्जरलैंड के जर्मन भाषी क्षेत्र में यह प्रतियोगिता हो रही है। बासेल ने सीमाओं को पार करना के नारे के साथ अपनी मेजबानी के लिए प्रयास किया है, जो फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा के निकटता को दर्शाता है। इस आयोजन से बासेल को लगभग 60 मिलियन स्विस फ्रैंक का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। ईरान और अमेरिका के बीच रोम में परमाणु वार्ता चल रही है, जिसमें दोनों पक्ष एक ढांचा समझौते पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग कर रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानते हुए इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इजरायल ने उसके परमाणु स्थलों पर हमला किया तो वह अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराएगा। दक्षिण अफ्रीका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई, जिसमें ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के खिलाफ कथित नस्लीय नरसंहार का आरोप लगाया। रामाफोसा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भूमि सुधार प्रक्रिया संविधान के तहत और कानूनी रूप से हो रही है। इस बैठक के बाद दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मिस्र ने 2025 के लिए अपनी आर्थिक नीति की घोषणा की है, जिसमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए करों में छूट और व्यापारिक सुधारों की योजना शामिल है। सरकार ने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। यह कदम मिस्र की अर्थव्यवस्था को विविधता देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सिंगापुर में 3 मई 2025 को आम चुनाव हुए, जिसमें सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) ने 97 में से 87 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। विपक्षी वर्कर्स पार्टी ने 10 सीटें जीतीं और 2 गैर निर्वाचित सदस्य सीटें भी हासिल कीं। पाकिस्तान ने 22 मई 2025 को भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को निष्कासित किया। यह कदम भारत द्वारा एक पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित करने के जवाब में उठाया गया। यह कूटनीतिक तनाव का संकेत है, जो दोनों देशों के बीच खुफिया और सुरक्षा मामलों में बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।